नमस्कार, स्वागत है आपका वाइब्रेंट ई लर्निंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, सही होंगे और मेहनत से जुटे होंगे और अपनी जो आशाएं हैं उन्हें पंख देने में लग रहे होंगे। तो आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ। और इन्हीं मुश्किलों को आसान करने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो जीके से संबंधित आपकी जो मुश्किलें हैं वो पूरी आसान होने वाली हैं। किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स जीके में थोड़ा सा डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, कितना के याद करें, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप हमसे जुड़े रहिए वाइब्रेंट अकेडमी से और आपके लिए निश्चित रूप से जीके में किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हौसला रखें और इन उड़ानों को पूरा करें, आसमान की ओर उड़ते रहें, ऊंचाइयों को छुएं, बुलंदियों को छुएं, यही कामना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन टॉप 5, जो हमारा सेकंड सेशन है। जबकि आपके संडे के पेपर में जो 5 जो क्वेश्चंस थे वो टफेस्ट, जो सबसे, हालांकि सारे ही लेवल के क्वेश्चन थे आपके संडे के, लेकिन जो टफेस्ट क्वेश्चंस है ना, उन पे हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन से टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दे भी सारे के सारे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं इसमें, और इधर फिर इसमें है इनके एडिटर, संपादक दिए गए हैं। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, भारत मित्र ऋषि दत्त मेहता, इंडियन ओपिनियन बाल मुकुंद गुप्त, राजस्थान समाचार महात्मा गांधी। एक तो इतना याद रख लेना, ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उससे रिलेटेड ये न्यूज़पेपर हैं और उसी दौरान इनका प्रकाशन किया गया। तो ये किस किस के द्वारा प्रकाशित किए गए थे ये आपको याद रखना है। सबसे पहले यदि अपने बात करते हैं तो ये जो अभ्युदय नामक जो समाचार पत्र था, अभ्युदय नामक, ये दरअसल आता था प्रयागराज से। कहाँ से आता था भी? प्रयागराज से ही आता था। और इसके जो एडिटर थे ना, वो कौन थे भी? मदन मोहन मालवीय। प्रयागराज से ही आता था, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक। उसके बाद में दूसरा जो समाचार पत्र है जिसका नाम था भारत मित्र। ये जो भारत मित्र है ये दरअसल आता था कलकत्ता से, और इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, संपादक। इंडियन ओपिनियन, जो गांधी जी के द्वारा अफ्रीका में भी इसका प्रकाशन किया गया था, और इंडियन ओपिनियन के संपादक थे कौन भी? महात्मा गांधी। राजस्थान समाचार, ये समाचार पत्र राजस्थान से संबंधित रहा था, और इसका जो प्रकाशन है ये ऋषि दत्त मेहता के द्वारा ब्यावर अजमेर, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है जो, उससे किया जाता था। तो ये ब्यावर से होता था, अजमेर के पास ही ऋषि दत्त। ठीक है, तो ये जो समाचार पत्र थे, जैसे अभ्युदय और जो भारत मित्र है ना, उसमें उस समय के जो क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे, क्षेत्रीय आंदोलन जैसे कि किसानों के भी चल रहे थे, या कोई एक प्रकार से जो आंदोलन थे मीन आदिवासी जनजातियों के भी चल रहे थे, तो इन आंदोलनों को इन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता। जो इंडियन ओपिनियन है इसमें गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी में उस समय भारत की बारे में कुछ न कुछ मुस्तैद नहीं थी इसमें, जैसे यंग इंडिया वगैरह में जैसे अंग्रेजों के खिलाफ वैसे तो नहीं थी, लेकिन कुछ भारत के बारे में प्रकाशित किया गया था। राजस्थान समाचार, इसमें राजस्थान से संबंधित जो आंदोलन या कुछ घटनाएं घटित हो रही थी इसमें प्रकाशन हो रहा था, तो ये पब्लिश हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो अभ्युदय है ये दरअसल 1 से संबंधित रहेगा, भारत मित्र है ये 3 से संबंधित रहेगा, बाल मुकुंद गुप्त से, इंडियन ओपिनियन 4 से, और राजस्थान समाचार 2 से, सॉरी। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी रहेगा। यानी वैसे तो आपने आंसर की देख ली होगी, तो 31 का ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये सी रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये क्वेश्चन किस किस ने सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा मुगल साहित्यों से संबंधित है ये, यानी मुगल काल में जो लिटरेचर थे उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन ऐसे हैं जो कि सही नहीं है, मतलब कौन से कथन ऐसे हैं जो सही नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन में सही आंसर इसका बताना। ठीक है, तो यदि अपने बात करें तो पहला क्वेश्चन है
हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा रुचि मुगल बादशाह सांझा ने ली। यानी हिंदी जो लिटरेचर है उसमें सांझा के द्वारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गया। तो सबसे पहले अपने इसी पहले जो कथन है, जो स्टेटमेंट दिया है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना है कि सांझा है ना, सांझा वो कहते हैं कि हिंदी भाषा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एक्चुअल में क्या है कि उस समय जो मुगल शासक थे वो मोस्टली फारसी भाषा का यूज़ करते थे अपने बोलने में, लेकिन सांझा हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था। यानी सांझा जब शासक था ना, तो उस समय बोलचाल में वो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करता था। कौन भी? सांझा। तो इस काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था किसमें? हिंदी में। यदि अपने बात करें तो इसके जो कोर्टियर थे वो भी एक थे सुंदरदास थे। सुंदरदास जो काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। सुंदरदास जिन्हें इन्होंने उपाधि भी दी थी महाकवि राय की, यानी महाकवि राय की उपाधि सुंदरदास को इनके द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। तो सुंदरदास है ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी श्रृंगार रस। कौन सी लिखी थी? श्रृंगार रस भी लिखी। इन्होंने एक बुक और लिखी थी सिंहासन बत्तीसी। कौन सी लिखी थी भी? सिंहासन बत्तीसी लिखी थी। और एक और बुक थी इनकी 12 मासा। तो ये जो बुक्स है ना, ये इन्होंने लिखी थी सुंदरदास ने। कहते हैं कि सुंदरदास है ये सांझा के समय अम्बेसडर भी थे, यानी एक राजदूत भी थे जो सांझा के समय थे। ठीक है। एक्चुअल में दूसरे इनके जो सांझा के कोर्टियर थे जो काफ़ी फेमस माने जाते हैं, उनका नाम था सेनापति। वैसे तो सेनापति कमांडर होता है, लेकिन इनका नाम सेनापति था। और सेनापति हिंदी लिटरेचर में इतने फेमस थे कि दरअसल इन्हें भारत का विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ठीक है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भी? सेनापति नाम के एक साहित्यकार को कहते हैं जो सांझा के दरबार में रहता था। ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ये इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंग्लिश लिटरेचर को पॉपुलर किया था, वैसे ही सांझा के टाइम में जो हिंदी लिटरेचर है उससे पॉपुलर करने वाला सेनापति था। दूसरा है प्रेम वाटिका ग्रंथ मुगल काल में रस खान के द्वारा लिखा। दरअसल जो रस खान है ये काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। रस खान की जो कविताएं हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण जी के ये उपासक थे, उनके ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। हालांकि ये पठान थे, फिर भी ये श्री कृष्ण के उपासक थे। दरअसल इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? प्रेम वाटिका। इन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ है वो लिखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ही लिखा गया। इसके अलावा जो रस खान है उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में भी कई यहाँ पर लाइंस लिखी थी। तो दूसरा बिल्कुल सही। अकबर से मुलाकात करने वाले पहले जो जैन विद्वान है ये विजयसेन सूरी थे। अगला जो कथन है वो है कि विजयसेन सूरी है ना, ये अकबर से मुलाकात करने वाले पहले यहाँ पर जैन थे। तो इसकी यदि अपन बात करें तो विजयसेन सूरी की बात करें तो इनकी मुलाकात इनसे 1578 में हुई थी। मतलब जब अकबर ने इबादत खाना खुलवाया था तो उसमें वो कई संतों को आमंत्रित करता था, इनवाइट करता था। तो उसी क्रम में उसकी मुलाकात विजयसेन सूरी से हुई थी। इबादत खाना जो अकबर का फतेहपुर सीकरी में था। लेकिन ये पहली मुलाकात नहीं थी किसी जैन से। किसी जैन से जो पहली मुलाकात है ये हुई थी अकबर की पद्म सुंदर से। यानी पद्म सुंदर नाम का एक जैन था, उससे मुलाकात हुई थी। और 1569 के लगभग ये मुलाकात मानी जाती है। दरअसल यदि अपन बात करें तो इन्होंने ये जो पद्म सुंदर है, इन्होंने एक संस्कृत का ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था अकबर शाही श्रृंगार दर्पण। यानी इनके ग्रंथ का नाम क्या था भी? अकबर शाही श्रृंगार दर्पण नामक एक टेक्स्ट लिखा था जो किसके द्वारा लिखा गया था भी? पद्म सुंदर के द्वारा लिखा गया। तो ये गलत कथन हो गए, इसमें ऊपर वाले सही थे। दूसरा है बनारसी दास ने अकबर के काल में बरमर गीत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बरमर गीत। ठीक है, तो ये अकबर का दरबारी था बनारसी दास, लेकिन इसने बरमर गीत की रचना नहीं की थी। दरअसल जो बरमर गीत है इसकी जो रचना है वो कृष्णदास नाम के एक कवि ने की। यानी अकबर के समय कृष्णदास नाम का एक कवि था, उसी के द्वारा इसकी रचना की गई। यदि अपन बनारसी दास की बात करते हैं तो बनारसी दास ने एक ग्रंथ लिखा था समय सार। कौन सा भी? समय सार ग्रंथ इन्होंने लिखा था। एक इन्होंने लिखा था अर्ध कथानक, ये इन्होंने लिखा।
ठीक है, तो इसलिए इसमें तीसरा और चौथा कथन है ना वो असत्य, असत्य ही पूछ रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो किस किस ने ये क्वेश्चन सही किया था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। ये 35 नंबर क्वेश्चन था आपके। फिर 39 नंबर क्वेश्चन था आपके, 39 नंबर कौन सा था? कथन है, इसमें स्टेटमेंट्स दिया है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए निर्देश होते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व वो सरकार के लिए क्या होते हैं? निर्देश होते हैं। और निष्कर्ष इसका क्या निकाला है, कंक्लूजन क्या है इसका, कि ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित कर। तो नीति निर्देशक तत्व यदि अपन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के पार्ट कितने में दिए गए हैं भी? 4 नंबर भाग में दिए गए हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। एक्चुअल में नीति निर्देशक तत्वों का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक ऐसा स्टेट जो वेलफेयर हो, पब्लिक वेलफेयर हो, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता हो। लोगों के कल्याण के लिए मतलब उनके लिए योजनाएं चलाता हो, उनके लिए अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता हो, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य होता है। वैसे इसके बारे में अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है ना, तो निश्चित है कि ये एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें अलग अलग प्रकार से नियम बनाए जाते हैं। अब नियम को अपन पॉलिटी में कानून कह सकते हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या है कि इनके अकॉर्डिंग ही कानून बनते हैं। जैसे कि रोजगार गारंटी कानून है, ठीक है ना, यदि अपन आर्टिकल 41 पढ़ें तो उसमें लिखा गया है भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक है, जैसे यदि अपने मानते हैं कि अन्य जो पंचायती राज का गठन जैसे आर्टिकल 40 में दिया गया है, तो पंचायती राज का कानून है जैसे, तो इस प्रकार से ये कानून है वो इनके अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के लिए निर्देश है और ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, यही कथन और यही निष्कर्ष है, क्योंकि कथन भी इसका सही है, निष्कर्ष भी सही है, क्योंकि ये इनको प्रभावित कर रहे हैं। सरकार के लिए निर्देश होते हैं और सरकार को ये निर्देश किया जाता है कि ये इससे मतलब इनको कानून के रूप में लागू किया जाए, तो ये दोनों ही इसमें सही है। तो 39 क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, दोनों ही इसमें सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको कौन सा अलग है, डिफरेंट कौन सा है जो असुमिलित है? पहला है परिवर्तन निदेशालय, इधर गठन दिया गया 1956 में। परिवर्तन निदेशालय स्थापना कब हुई? 1956 में दिया गया इसमें। उसके बाद में इसमें दिया गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1960 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी 1996 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 में। ये 8 लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको इसमें सही आंसर बताना है। बताइए सही आंसर कौन सा रहेगा। तो यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले परिवर्तन निदेशालय, ये ईडी बोलते हैं, जैसे काफ़ी छापे पड़ रहे हैं ईडी की, ईडी काफ़ी पॉपुलर रहा है आपको पता है इस समय। तो ये जो परिवर्तन निदेशालय ये क्या करता है भाई, ये दरअसल जो आर्थिक रूप से अनियमितताएं की गई है, हवाले में ऐसे कोई लेन देन हुआ है पैसे का गलत तरीके से, ठीक है, तो उसकी जो जांच करती है वो ईडी करती है, ठीक है, जिसे परिवर्तन निदेशालय कहते हैं। और ये जो परिवर्तन निदेशालय है इसकी जो स्थापना है ये 1956 में ही की गई, ठीक है ना। तो परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी का काम क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से जो गलत इस्तेमाल हुआ है धन का उसके बारे में ये जांच करती है, ठीक है ना। कौन? ईडी, परिवर्तन निदेशालय। तो 1956 में इसकी स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है इस, ठीक है। दूसरा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो बोलते हैं अपन जिसे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो बोलते हैं। रो दरअसल काम क्या करती है आपको पता है कि ये दरअसल इंडिया की जासूसी संस्था है, ठीक है। एक्चुअल में ये जानकारी प्राप्त करती है अलग अलग जगह से। और दूसरा इसका काम होता है आतंकवाद संबंधी जो घटनाएं हैं उन्हें रोकना इसका काम होता है, और उनका पता करती है, जानकारी लेती है, उनको रोकती है, ठीक है। तो ये सारे काम रो के होते हैं। तो ये जो रो है इसकी जो स्थापना है ये 1960 में की गई थी, यानी 1960 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो गठन किया गया था, ठीक है ना। हालांकि इसका जो बाद में जो गठन हुआ मेनली वो 1968 में हुआ। तो 1960 इसका सही नहीं है क्योंकि 60 में इसकी योजना बनी थी, गठन पूछ रहा है ये, तो ये 1968 में।
था, तो ये इसमें गलत रहेगा, क्योंकि रो का जो गठन है वो 1960 में नहीं बल्कि सितंबर 1968 में 1968 में इसका गठन हुआ और इसका कार्य मैंने आपको बता दी। उसके बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, ठीक है ना, यानी सीबीआई एकेडमी। सीबीआई एकेडमी इसमें पूछा गया है और ये बताया गया 1996। तो देखते हैं भी सीबीआई जो एकेडमी है ये कहाँ पे स्थापित हुई थी, गाजियाबाद में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। सीबीआई जो एकेडमी है इसकी स्थापना ये कहाँ पे की गई थी भी, गाजियाबाद में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी भी, 1996 में हुई, ठीक है ना, 1996 में इसकी स्थापना हुई। हालांकि दरअसल आपसे सीधा पूछा जाए कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये तो जैसे अपन ने क्या बताया कि एकेडमी की स्थापना पूछी है, तो एकेडमी की स्थापना वो 96 में हुई है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब सीबीआई की स्थापना सीधा पूछे तो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई। और सीबीआई की जो स्थापना वो एक कमीशन के द्वारा हुई थी जिसका नाम था संथानम आयोग, यानी संथानम कमीशन के द्वारा इसकी मतलब सिफारिश से इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। सीबीआई का मतलब समझ गए भी, किसी भी प्रकार से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी भी प्रकार से जो भ्रष्टाचार के मामले में, अन्य मामलों में किसी प्रकार से ऐसी जो कह सकते हैं कि देश के लिए ऐसी चीज़ें जो काफ़ी खराब होती है, खतरनाक होती है, उनको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एकेडमी पूछा जाए तो ये 1960 में स्थापित हुई। बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए बोलते हैं जिसे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए का एक ही मतलब है, आतंकवाद जो गतिविधियां हैं ना उनको रोकना, ठीक है। तो उनकी जानकारी प्राप्त करती है, सूचना इकट्ठा करती है, उनको रोकती है। वैसे इसका गठन 2008 में हुआ था, जब मुंबई हमले हुए थे ना, उसके बाद में इसका गठन किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो आपको याद रखना है कि इनमें गलत पूछा गया था, तो गलत इसमें कौन सा हो गया, रो वाला हुआ, क्योंकि रो की स्थापना 60 में नहीं बल्कि 68 में हुई थी, 1968 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसमें बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि चिकनी जो मृदा होती है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी जो सॉइल होती है ना, समुद्री सॉइल होती है, तो उसके बारे में कौन सा जो यहाँ पर कथन है वो गलत है, समुद्री सॉइल के बारे में, चिकनी मिट्टी के बारे में। तो पहला तो यह है कि चिकनी मिट्टी के कणों के बीच में बहुत कम खाली स्थान होता है। तो दरअसल यदि अपन इसकी बात करें तो चिकनी मिट्टी है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी होती है, क्योंकि ये आपस में क्या होता है कि ये बिखरती नहीं है, तो बिखरती नहीं होगी, मतलब जुड़ी रहेगी एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी क्या होगा, कम होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इनके बीच में काफ़ी कम खाली स्थान होता है। दूसरा है चिकनी मृदा को फुल्लर्स अर्थ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि चिकनी मृदा है ना वो धरती पर है ना काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से चिपकी रहती है, मतलब चिकनी मिट्टी होती है वो एक अलग ही प्रकार का यहाँ पर शेप बना लेती है, तो इस शेप को फुल्लर्स अर्थ के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है चिकनी मृदा का प्रयोग बर्तन बनाने में नहीं किया, बिल्कुल किया जा सकता है, चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, जो बर्तन है वो चिकनी मिट्टी से ही बनते हैं मोस्टली, क्योंकि जो भी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, क्ले पॉट्स जो भी होते हैं, उनके लिए समुद्री सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। फिर चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक यदि जल को सोखना हो, धारण करना हो, तो वो चिकनी मृदा ही कर सकती है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो कथन है ना ये चिकनी मृदा के बारे में गलत है, तो इसलिए यही पूछा गया था कि कौन से कथन गलत है, तो 3 और 4 गलत है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी रहेगा। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में था 46 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 थे। आगे भी आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। तो यदि आप वाइब्रेंट एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो वाइब्रेंट एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। एक्चुअल में ये नवलगढ़ रोड पर है। इसमें होली के बाद में नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सीपीओ, सीजीएल, इसके अलावा एसएससी, जीडी से संबंधित आरपीएफ के भी बैचेज हैं, सीईटी के बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमसे जुड़िए और सफलता प्राप्त कीजिए, और जीके में निश्चित रूप से वाइब्रेंट एकेडमी आपको कहीं अटकने नहीं देगी। बाकी में तो टॉप आई, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग वगैरह में, लेकिन जीके में जो घबराते हैं बच्चे तो उनके लिए निश्चित रूप से वाइब्रेंट एकेडमी आपके लिए तैयार है। किसी प्रकार से आपको डाउट्स होते हैं तो आप किसी भी जीके के टीचर से इस बारे में कंसल्ट कर सकते हो और अपने किसी भी क्वेश्चन के बारे में सर्टिफिकेशन पा सकते हो।
तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए और हैव ए नाइस डे।